Jai Hind students, I Ashish Singh welcome again all of you on your YouTube channel at the rate Padhai Party. Children's, as you know, in the basics of algebra series, we were discussing about that what is a constant, what is variable, what is algebraic expression. बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बेसिक ऑफ अलजेब्रा वीडियो के अंतर्गत कांस्टेंट क्या होते हैं मैंने इसके बारे में आपको बताया था, वेरिएबल्स क्या होते हैं इनके बारे में बताया था, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं इनके बारे में बताया था। थोड़ा सा चीज़ों को रिकॉल करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके आगे देखेंगे कि और जो बेसिक ऑफ अलजेब्राज होते हैं उसमें और क्या क्या टर्म्स हमें देखने को मिलेंगे। एंड ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, फॉर स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर वीक इन अलजेब्रा। जो अलजेब्रा में बहुत वीक है या जो अलजेब्रा पहली बार पढ़ रहे हैं, मीन्स आप विश्वास कीजिए जो अलजेब्रा की शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। सो आप इन वीडियोस को ध्यान से देखिए और समझिए। और ऐसा नहीं है कि ये किसी स्पेशल क्लास के लिए है, सारे क्लास के बच्चे इसको देख सकते हैं। जो भी बच्चे अलजेब्रा पढ़ते हैं या जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी अलजेब्रा पढ़ने की। क्लियर? सो नाउ इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं मैंने आपको बताया था कि जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, मीन्स those quantities whose values we cannot change, जिनकी वैल्यू को हम बदल नहीं सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे सामने ये 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, -4, 6 या कोई फ्रैक्शन नंबर, इनकी वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। जो नंबर होते हैं वो कभी चेंज नहीं किया जा सकता। क्लियर? उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल सेकेंड मैंने बताया व्हाट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल्स आर दोज क्वांटिटीज विच कैन चेंज, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। इट मीन्स दैट विच आर नॉट फिक्स, जो फिक्स नहीं होते। द वैल्यूज ऑफ दीज क्वांटिटीज आर नॉट फिक्स। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि राम के पास कुछ रुपए हैं, तो कोई बच्चा बोलेगा सर मान लीजिए x रुपए है, कोई बच्चा ये भी बोल सकता है मान लीजिए सर y रुपए है, कोई बोलेगा मान लीजिए a रुपए है। क्लियर? किसी बच्चे की एज जो है वो हमें नहीं पता, तो कोई बच्चा बोल सकता है कि सर मान लीजिए कि उसकी एज जो है z ईयर्स है, b ईयर्स है, कुछ भी मान सकते हैं। मीन्स वी कैन कंसीडर एनी वेरिएबल। हम लोग जो कंसीडर करते हैं वो हम लोग कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं और उसका जब सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। मीन्स जिनकी वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है। इट मीन्स दैट द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज इज नॉट फिक्स। क्लियर? उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल। अबाउट वेरिएबल एंड कांस्टेंट आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन माय प्रीवियस वीडियो ऑफ द बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा सीरीज। बेसिक ऑफ अलजेब्रा की जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने डिटेल में इनके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। नाउ फिर मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताया था कि वेरिएबल कांस्टेंट का ऐसा कॉम्बिनेशन जिनके बीच में प्लस माइनस और इनटू या डिवीजन का साइन देखने को मिले, वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन सिंबल। मीन्स हमको ये सारे वेरिएबल देखने को मिलेंगे, कांस्टेंट देखने को मिलेंगे, प्लस माइनस इंटू डिवीजन, इन सब का सिंबल देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, x² + 2x - 3y। आप देख सकते हो कि यहाँ पर वेरिएबल है x और y, कांस्टेंट है हमारे ये जो नंबर्स, और इनके बीच में प्लस माइनस का साइन लगा हुआ है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई 2 नंबर हो और उनके बीच में कोई सिंबल नहीं दिख रहा, मीन्स इनके बीच में मल्टीप्लाई का भी सिंबल है। ये सारी बातें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो ये क्या है? कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट इन विच देयर इज सिंबल ऑफ प्लस माइनस। तो ये हमारे क्या होंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी मैंने डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आप जाइए पहले वो वीडियो को देखिए। अब उस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, उस वीडियो की बातों को आगे बढ़ाते हुए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कोएफिशिएंट, कि हमारा कोएफिशिएंट क्या होते हैं। क्लियर? सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट
सो चिल्ड्रेंस जस्ट सी, पहले मैंने आपको बताया वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, और जब उनको मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अब हमारा बन चुका है, सपोज मैं कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 माइनस 8, दिस इज आवर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमें पढ़ना है व्हाट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज, कांस्टेंट आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं उन्हीं को हम कांस्टेंट कहते हैं विथ सिंबल, न्यूमेरिकल वैल्यूज विथ सिंबल। क्लियर? व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट्स आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज विथ सिंबल। जैसे कि मैंने आपके सामने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ था कि जैसे कि सपोज हमारा कोई वेरिएबल लिखा हुआ है एक्स वाई एनीथिंग, और उसके आगे हमें कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा इस नंबर के आगे क्या रहा होगा। जैसे ये हमारा वाई है और इसके आगे हमें कोई नंबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हम इस नंबर के आगे +1 रहा होगा। क्यों? क्योंकि +1, और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जब दो नंबर्स के बीच में कोई सिंबल नहीं होता है, मतलब मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। तो आप देखो 1 × y, और आप जानते हो कि दुनिया के किसी भी नंबर का हम मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं तो वापस से हमारा वही नंबर आ जाता है, y आ गया, और इस नंबर के आगे प्लस का सिंबल है और y के आगे भी कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। सो देखो y को लेकर के चले थे, वापस से हमारा y आ गया। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जैसे कि ये 2x लिखा हुआ है, मीन्स इस x के आगे क्या लिखा हुआ है, 2, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × x। क्लियर? अच्छा, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि हम अलजेब्रा में x भी यूज करते हैं और मल्टीप्लाई भी यूज करते हैं। तो मल्टीप्लाई का सिंबल ये होता है और ये x है, तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सर ये x है कि मल्टीप्लाई का सिंबल हो। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इन अलजेब्रा हम लोग मल्टीप्लिकेशन के सिंबल को डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर यही हमारा अर्थमेटिक हो तो इसको तो हम 2.5 पढ़ेंगे, लेकिन अलजेब्रा में 2 और x लिखा और इनके बीच में पॉइंट लगा हुआ, तो इसका मतलब 2.x नहीं होता है, बल्कि क्या होता है 2 × x। तो ये 2 × x हो गया। मैं क्या बताया कि ये x है, इस x के आगे कौन सा नंबर है, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और उसका कोई सिंबल नहीं है, मतलब कि +2 है। सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है -5z, तो इस z के आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, -5, मीन्स इन दोनों के बीच में पहले कोई सिंबल नहीं, मीन्स -5 × z। क्लियर? तो इस z के आगे क्या है, -5। सिमिलरली जैसे कि मैं -y लिख दूं, मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि y के आगे हमारा नंबर कौन सा है, तो नंबर तो कोई नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है। जब कोई नंबर ना दिखाई दे तो इसका मतलब 1 होता है। जैसे पहले एग्जांपल में मैंने बताया कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है, क्योंकि 1 × y करेंगे तो वापस से y आ जाएगा। 1 है × y, और इसका सिंबल क्या है, आगे माइनस दिख रहा है, मतलब यहाँ पर क्या है, -1 है। क्लियर? आप देखो मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर का 1 × y करोगे, दुनिया के किसी भी नंबर से जब 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही नंबर आ जाता है, y आ जाएगा, और ये माइनस है और इस y के आगे कोई सिंबल नहीं दिख रहा है। जब किसी भी नंबर के आगे कोई सिंबल ना दिखे तो मैंने क्या बताया, प्लस, तो ये माइनस और ये प्लस, और माइनस प्लस मिलकर के माइनस हो जाता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। क्लियर? सो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। सो नाउ कम टू द टॉपिक, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कोएफिशिएंट। सो जैसे कि ये y² है, तो y² का कोफिशिएंट का मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यूज विथ सिंबल। हमारे इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनका न्यूमेरिकल वैल्यूज वो भी सिंबल के साथ, उसी को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। जैसे ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये y² है, y² के आगे हमें कोई नंबर नहीं दिख रहा, मीन्स हमारा क्या है, +1 है, तो y² का कोफिशिएंट +1। क्लियर? नाउ अब आप इसमें देखो x के आगे हमको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और उस 3 का सिंबल क्या है, उसके आगे प्लस लिखा हुआ मीन्स +3, तो x का कोफिशिएंट +3। सिमिलरली अब ये y देखिए आप, y के आगे हमें क्या दिख रहा है, 4, और इस 4 का सिंबल क्या है, प्लस, सो +4, ये हमारा क्या है, y का कोफिशिएंट। जो एक्सप्रेशन होता है उस एक्सप्रेशन में सभी टर्म्स के कोफिशिएंट होते हैं। अब ये टर्म्स क्या होता है अभी हम लोग इसी वीडियो में आगे देखेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हो -8। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा एक डिस्कस करते हैं हम, एक इंपॉर्टेंट बात
के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे दुनिया के किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर के पावर जीरो कर दिया जाए, सपोज x टू दी पावर जीरो, तो इसकी वैल्यू होती है 1, y टू दी पावर जीरो इसकी भी वैल्यू 1, किसी के भी पावर जीरो, a टू दी पावर जीरो वैल्यू 1, या कोई नंबर ही क्यों ना हो, 8 टू दी पावर जीरो 1, 10,000 टू दी पावर जीरो उसकी भी वैल्यू 1, मीन्स किसी भी नंबर के पावर जीरो जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो सपोज ये -8 है, तो हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, -8, ये हमारा लिखा होता है, इसको मैं थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, -8 इंटू एक्स टू दी पावर जीरो या y टू दी पावर जीरो, जो भी आप लिखना चाहो। वापस से देखो मैंने क्या किया, हमारे पास -8 था, उस -8 को ही मैं क्या लिख रहा हूँ, -8 इंटू एक्स टू दी पावर जीरो। आप बोलोगे सर कैसे, ये कैसे आपने लिख दिया? तो मैथमेटिक्स का रूल है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ तो इसको सॉल्व करने पे वापस ही आना चाहिए ना। तो -8, और मैंने अभी आपको बताया दुनिया के किसी भी नंबर के पावर जीरो मतलब उसकी वैल्यू 1, तो x के पावर जीरो की वैल्यू 1 मीन्स -8 इंटू 1 करेंगे तो वापस से -8, देखो वापस से हमारा वही आ रहा है कि नहीं, मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x टू दी पावर जीरो। क्लियर? x टू दी पावर जीरो, y टू दी पावर भी जीरो लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि x टू -8, x टू दी पावर जीरो, y टू दी पावर जीरो, z टू दी पावर जीरो, इन सब का -8 हो गया अपनी जगह, x टू दी पावर जीरो की वैल्यू 1, y टू दी पावर जीरो की भी वैल्यू 1, z टू दी पावर जीरो, तो वापस से ही सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -8। जितने वेरिएबल की ज़रूरत है हम सबको उसमें पावर जीरो के साथ लिख सकते हैं। क्लियर? और जनरली हम इसको कहते क्या है, इस वाले टर्म में हमें कोई भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है, सो ये हमारा एक कैसा टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, दिस इज कांस्टेंट टर्म। क्यों कांस्टेंट टर्म है? क्योंकि इसमें देखो वेरिएबल है, हम y की जगह कोई बच्चा एक्स स्क्वायर भी लिख सकता है, यहाँ x की जगह कोई y भी लिख सकता है, b भी लिख सकता है, लेकिन हम इस 8 को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कांस्टेंट है। और मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द कांस्टेंट, द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज, सो दिस इज कांस्टेंट टर्म। नाउ टेकिंग अनदर एग्जांपल, this was example first, now example second, 4x square y minus 8yz plus 33p square. Clear? So we have to find the coefficient. तो कोफिशिएंट क्या होते हैं? वेरिएबल्स के आगे जो भी नंबर लिखा होता है सिंबल के साथ, उसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो ये तो देखो हमारे सभी वेरिएबल होंगे एक्स स्क्वायर, और इनके बीच में अगर आपको पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर वाई, इनके बीच में सिंबल क्या है, तो देखो बच्चों यहाँ पर तो आपको क्लियरली माइनस दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, इनके बीच में सिंबल क्या है? तो जब अलजेब्रा में आप हमेशा एक बात ध्यान रखोगे, जब वेरिएबल्स हो या कांस्टेंट हो और उनके बीच में कोई सिंबल ना हो, मीन्स मल्टीप्लाई का सिंबल है, और मल्टीप्लाई को हम लोग अलजेब्रा में ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? क्यों डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं मैंने पहले ही बताया, क्योंकि अलजेब्रा में एक्स भी होता है, तो एक्स भी होता है और मल्टीप्लाई का सिंबल ये होता है। तो कौन सा एक्स जो है मल्टीप्लाई, कौन सा सिंबल मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा सिंबल एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम सिंपली इसमें क्या करते हैं, डॉट से। मीन्स इनके बीच में कोई सिंबल नहीं था, मीन्स डॉट, यहाँ भी कोई सिंबल नहीं था, मीन्स डॉट, यहाँ भी इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, मतलब डॉट। लेकिन कोई बच्चा ये नहीं करेगा कि यहाँ डॉट लगा देगा। ये हमारा 33 एक कंप्लीट नंबर है, उसके बाद पी स्क्वायर लिखा हुआ है, मीन्स हमारा एक टर्म ये और उसके बाद पी स्क्वायर है, तो इनके बीच में डॉट है। क्लियर? सो अब हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो मैंने क्या बताया, वेरिएबल के आगे के सारे नंबर वो भी सिंबल के साथ। तो वेरिएबल ये हो गया, इसके आगे के नंबर क्या है, यही 4 है, और सिंबल क्या है, कोई सिंबल नहीं, मीन्स +4, तो ये हमारा कोफिशिएंट क्या हो गया, +4। यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट क्या है, yz है। अब उस yz के आगे नंबर क्या दिख रहा है, वो भी सिंबल के साथ, तो नंबर दिख रहा है 8 और उसका सिंबल क्या है, तो उसके आगे देखो -8। क्लियर? यहाँ पर पी स्क्वायर का व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर के आगे हमको क्या दिख रहा है, +33, सो +33 इज द कोफिशिएंट ऑफ, +33 इज द कोफिशिएंट ऑफ पी स्क्वायर। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, नाउ अब कोएफिशिएंट को पढ़ने के बाद अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का होगा फैक्टर्स। व्हाट इज फैक्टर्स? क्लियर? बट
before starting the factor, I would like to discuss about the terms, that what are the terms. Terms क्या होते हैं? Suppose here I am taking the example of an algebraic expression 3x square plus 4y minus 8xyz minus 8xyz plus 8 is equals, plus 8. Clear? This is our algebraic expression. Now in this algebraic expression I have told you that coefficient, what are the coefficient. मैंने अभी coefficient के बारे में बताया कि जो वेरिएबल होते हैं उनके आगे के जो नंबर्स होते हैं सिंबल के साथ, उसी को हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट. जैसे इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का +3, वाई का कोफिशिएंट +4, एक्स वाई का कोफिशिएंट +8, और दिस इज आवर कांस्टेंट, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल हमें नहीं दिख रहा है, सो दिस इज आवर कांस्टेंट टर्म. अब टर्म्स हमें पहचानना सीखना है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स होते हैं, कितने पद होते हैं. नाउ व्हाट वी हैव टू लर्न दैट हाउ वी विल आइडेंटिफाई दैट हाउ मेनी टर्म्स इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं. तो टर्म को पहचानने के लिए टर्म्स ऑलवेज डिसाइडेड बाय प्लस और माइनस सिंबल. क्लियर? बहुत इजी लैंग्वेज में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. मैथमेटिकल टर्म्स का मैं यूज नहीं कर रहा हूँ. मैं सिंपल ये बताना चाह रहा हूँ कि प्लस और माइनस सिंबल का यूज करके ही हम टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं. आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐसे स्टार्ट करिए देखना, और जहाँ प्लस मिल जाए मीन्स प्लस या माइनस मिल जाए मीन्स उसके बाद एक नया टर्म. जैसे मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में स्टार्ट करूँ तो देखो मैं यहाँ तक चल रहा हूँ. क्लियर? उसके बाद मुझे प्लस का सिंबल दिख गया, मतलब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म स्टार्ट होगा. क्लियर? ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया. फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ आया तो यहाँ हमें 4y दिखा, लेकिन फिर माइनस का सिंबल दिख गया, तो मीन्स हमारा फिर नेक्स्ट, क्योंकि जहाँ भी प्लस या माइनस टर्म ही डिसाइड करते हैं, प्लस या माइनस के जो सिंबल होते हैं वही टर्म को डिसाइड करते हैं. माइनस दिखा मीन्स इसके बाद ये एक टर्म, फिर हमें प्लस दिख गया मीन्स इसके बाद जो आएगा अगला टर्म होगा. क्लियर? सो टोटल हाउ मैनी टर्म्स हियर वी हैव, ये हमारा एक टर्म ये और एक टर्म ये और एक टर्म ये, टोटल इसमें कितने टर्म है? 4 टर्म है. कैसे? जहाँ भी प्लस या माइनस सिंबल दिख जाए वहीं से टर्म हमारे अलग हो जाते हैं. मीन्स ये एक टर्म, इसके बाद प्लस सिंबल आ गया मीन्स ये एक अलग टर्म, फिर माइनस सिंबल आ गया मतलब ये एक अलग टर्म, फिर प्लस सिंबल आ गया मीन्स ये एक अलग टर्म. अब बच्चों आपको कन्फ्यूज़न ये नहीं होना चाहिए कि सर इन दोनों के बीच में अभी आपने बताया कि कोई सिंबल नहीं है मीन्स मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी कोई सिंबल नहीं है मीन्स मल्टीप्लाई है, यहाँ भी कोई सिंबल नहीं है मीन्स मल्टीप्लाई है. क्लियर? तो टर्म ये 3 एक टर्म, एक्स स्क्वायर एक टर्म हो जाना चाहिए. नहीं, जो टर्म्स होते हैं केवल प्लस और माइनस सिंबल से ही सेपरेट होते हैं. टर्म्स ऑलवेज सेपरेटेड बाय SEPERA, टर्म्स ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस सिंबल्स. प्लस और माइनस सिंबल से ही सेपरेट होते हैं. ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकेंड टर्म, दिस इज आवर थर्ड टर्म, दिस इज आवर फोर्थ टर्म. सो इन दिस टोटल वी हैव 4 टर्म्स. Now I am taking another example. Example 2. Let's see here. 4y square plus 6x square yz minus 8 px plus 43 x square minus 4z. Clear? Now let's see here what I am doing. मैंने क्या बताया? जहाँ भी प्लस माइनस सिंबल दिखे मीन्स टर्म वहीं से. यहाँ तक हमें एक पूरा दिख रहा है क्योंकि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं. स्टार्ट यहाँ से करेंगे मीन्स ये एक टर्म, फिर प्लस सिंबल दिख गया मीन्स इसके बाद यहाँ तक फिर ये पूरे एक टर्म होंगे क्योंकि उसके बाद माइनस का सिंबल आ जा रहा है. क्लियर? प्लस माइनस का सिंबल जहाँ भी दिखे उसके बाद से ही टर्म अलग हो जाते हैं. मीन्स ये एक अलग टर्म थर्ड, फिर उसके बाद हमें प्लस दिख गया मीन्स ये एक अलग टर्म दैट इज फोर्थ टर्म, फिर उसके बाद एक अलग दिख गया माइनस का सिंबल आ गया मीन्स उसके बाद वाले भी टर्म अलग होंगे. क्योंकि जो टर्म होते हैं टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय द पॉजिटिव और निगेटिव सिंबल प्लस या माइनस. सो इन दिस
we have total 5 terms. Clear? Now let's see another example. 44 xy square z plus 88 xyz plus 43p divided by 6x square प्लस 11x. बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. मैंने क्या बताया, टर्म इज ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस सिंबल. बस ये बात ध्यान में रखना है, जहाँ प्लस माइनस सिंबल दिख जाए उसके बाद से टर्म हमारा अलग होगा. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. देखो यहाँ से यहाँ तक तो हमें पूरा एक दिखा, उसके बाद प्लस आ रहा है, मतलब दिस इज आवर फर्स्ट टर्म. फिर प्लस आ गया, मीन्स यहाँ से हमारा सेकेंड टर्म स्टार्ट होगा और पूरा यहाँ तक चलेगा, क्योंकि इसके बाद दिस इज आवर सेकेंड टर्म. फिर अब ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब ये हमारा नेक्स्ट टर्म है. और ये कहाँ तक जाएगा, तो 4 मैंने बताया अभी आपको कि इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई है. और यहाँ पर आपको इन दोनों के 4p और 6x स्क्वायर के बीच में डिवीजन का साइन दिख रहा होगा. तो ऑलवेज रिमेंबर, प्लस और माइनस सिंबल जो होते हैं वो टर्म को अलग करते हैं. मल्टीप्लाई और डिवीजन के साइन से टर्म अलग नहीं होते. तो ये तो हमारा मल्टीप्लाई था, इस वजह से हमारा ये टर्म अलग नहीं होगा, क्योंकि प्लस मीन्स यहाँ से हमारा नेक्स्ट टर्म स्टार्ट होगा. और ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो मल्टीप्लाई सिंबल से हमें कोई मतलब नहीं होता है. फिर ये डिवीजन सिंबल है, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं होगा. यहाँ पे हमारा प्लस दिखा, मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये दिस इज अ सिंगल टर्म. ये पूरा का पूरा क्या है, एक सिंगल टर्म है. क्लियर? और ये हमारा थर्ड टर्म हो गया. नाउ उसके बाद प्लस दिखा और 11x दिखा, मतलब प्लस के बाद, तो इसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म हमारा स्टार्ट होगा, क्योंकि प्लस और माइनस से ही नेक्स्ट टर्म सेपरेट होते हैं. सो इन दिस टोटल वी हैव 4 terms. Clear? I hope you all are getting my points. Now moving next. So now students, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. हमने टर्म्स को आइडेंटिफाई करना सीखा. आफ्टर आइडेंटिफाइंग द टर्म्स we will learn the next what is factors. अब हम लोग फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं. सो नाउ सी, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एन एक्सप्रेशन दैट इज 14y स्क्वायर प्लस 63xyz प्लस 41 minus 41y square x. Clear? If I am asked to you that what is the coefficient, coefficient यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो मैंने अभी आपको बताया वेरिएबल के आगे वाले सभी नंबर along with their symbols is known as coefficient. The coefficient of y square is plus 14. The coefficient of xyz is plus 63. The coefficient of y square x is minus 14. Clear? फिर मैं पूछूँ how many terms is there, you will say that sir 1, 2 and 3. टर्म जो है प्लस माइनस साइन से ही सेपरेट होते हैं, तो टोटल 3 टर्म है. अब हम लोगों को सीखना है कि फैक्टर्स क्या होते हैं. फैक्टर्स का मतलब ही होता है ब्रेक करना. द मीनिंग ऑफ फैक्टर्स इज ब्रेक, है ना. हिंदी में बोले तो तोड़ना, है ना. कैसे ब्रेक करेंगे. अब सपोज मैंने ये फर्स्ट टर्म लिया. अब ये फर्स्ट टर्म में आपको क्या क्या दिख रहा है, आप क्लियरली देख सकते हो कि 14, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, मीन्स वाई स्क्वायर है. सो 14 इंटू वाई स्क्वायर. क्लियर? अभी हम इसको और ब्रेक कर सकते हैं अगर चाहें तो. 14 को हम, अब प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा. इन एलसीएम आप लोगों ने एलसीएम निकालते समय प्राइम फैक्टराइज करना सीखा होगा. वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 2 से ही स्टार्ट करते हैं. क्यों ऐसा? क्योंकि 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 से तो दुनिया के सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं. सो वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 2 7 जा 14. नाउ फिर 2 से ये नहीं जाएगा, 3 से इट विल डायरेक्टली डिवाइडेड बाई 7. सो वी कैन 14 एज लाइक 2 इंटू 7. 14 को हम 2 इंटू 7 में ब्रेक कर सकते हैं. और आपको यहाँ ये वाई स्क्वायर दिख रहा होगा. सो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए. मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है.
x टू दी पावर 5 अगर आपके सामने लिखा हुआ है, इसका मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 5 टाइम x का क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। अगर आपके सामने x स्क्वायर वाई स्क्वायर सपोज z टू दी पावर 3 लिखा हुआ है, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो इसका क्या मतलब हुआ, x, सबसे पहले तो आप ये समझो कि इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, मतलब इन सब का क्या किया गया है, मल्टीप्लाई। क्लियर। और x कितनी बार है, x के पावर 2 मीन्स x 2 बार, इंटू वाई के पावर 2 मीन्स y 2 बार, इंटू z के पावर 3 मीन्स z हमारा कितनी बार है, 3 बार है। क्लियर। सो इसी तरीके से y स्क्वायर को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो y स्क्वायर मीन्स y इंटू वाई, इसमें y 2 बार है। क्लियर। सो दिस इज द कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ दिस टर्म। आप लोग आंसर ये भी लिख सकते हो जो आंसर आपके बुक से मैच कर जाए। क्लियर। आप आंसर ये भी हो सकता है, और इसको जब हम और कंप्लीटली फैक्टराइज कर देंगे तब हमारा आंसर ये आएगा। अब इसके बाद हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। सो फैक्टराइज का मतलब क्या होता है कि कोई भी टर्म जिन जिन से मिल के बना हुआ है उन सब को क्या कर देना, अलग अलग कर देना। क्योंकि फैक्टराइज का हिंदी मतलब ही आप लोगों ने अभी पढ़ा कि फैक्टराइज का मतलब ही होता है तोड़ना। जैसे अब ये सेकेंड टर्म आपके सामने ये +63 है। क्लियर। सो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो आपको क्या दिख रहा होगा, नंबर में देखो, इन द नंबर यू कैन सी दैट +63। तो जब भी प्लस सिंबल होता है तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। सपोज सब आपके सामने ये 2 लिखा हुआ है, इस 2 का कोई सिंबल नहीं है, मीन्स ये +2 है। क्लियर। ये +2 है तो प्लस हम लिखते नहीं है, लेकिन अगर यही 2 माइनस रहता तो हम जरूर लिखते हैं -2। क्लियर। सो 63 और x है, y है, z है, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई है, तो 63x y z। क्लियर। ये हो गया फैक्टराइज। आप देखो जब आप वापस आप इनको मिलाओगे ना तो वापस से ये आ जाएगा, 2 7 जा, जैसे यहाँ पर देखो 2 7 जा 14 हो गया, और y इंटू वाई। तो आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा, y इंटू वाई, जब भी बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। जैसे ये y इंटू वाई है, इस y के पावर कुछ भी नहीं दिख रहा है, मीन्स 1। मैंने आपको ये डिटेल में बताया हुआ है कि अगर आपके सामने कोई नंबर x लिख दिया गया तो इसका कंप्लीट आपसे पूछा जाए कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, जैसे हर इंसान का परिचय होता है उस तरीके से इस वेरिएबल का परिचय क्या है। तो आप बोलो इसके आगे कौन सा नंबर है, कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है। इसके आगे हमें कोई सिंबल नहीं दिख रहा था, मतलब वो जो नंबर है उसका सिंबल क्या है, प्लस है। इसके पावर में हमें कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब पावर में भी क्या है, 1 है, और उसका सिंबल क्या है, तो प्लस है। क्लियर। सो ये y के पावर 1, y के पावर 1, आप लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा होगा। व्हेन द बेस आर इक्वल, बेस सेम होते हैं, देन वी ऐड द पावर, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर, देखो वापस से वही आने लगा कि नहीं। क्लियर। सॉरी। नाउ नेक्स्ट, जैसे इनको वापस से मर्ज कर दो तो देखो 63 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो वापस से यहाँ पर तो कोई लॉ लगेगा नहीं क्योंकि सारे बेस अलग अलग हैं, तो सीधे 63 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड मिल जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4 इंटू 2 करना हो, ये तो आप लोगों ने छोटे क्लास में भी सीखा होगा। हम लोग इस बेसिक सीरीज को खत्म करने के बाद फिर हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसमें आपको मैं ये समझाऊंगा कि कैसे वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करते हैं। कब, जैसे 4x इंटू 8y, सपोज इनका मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे हम मल्टीप्लाई, ये सारी बातें जब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे मैं उसमें आपको बताऊंगा। क्लियर। नाउ अब इस टर्म को फैक्टराइज करते हैं, तो इस टर्म में आपको क्या दिख रहा है, आप देखो नंबर 41 दिख रहा है, और सिंबल के साथ लिखना होता है तो नंबर -41 है। इन सभी के बीच में मल्टीप्लाई है, कोई सिंबल नहीं था इसलिए मल्टीप्लाई है। वाई स्क्वायर है इंटू एक्स है। क्लियर। अब ये वाई स्क्वायर था, अब इस वाई स्क्वायर को भी हम चाहें तो वाई इंटू वाई में ब्रेक कर सकते हैं। मीन्स दिस इज द कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 14y स्क्वायर प्लस 63x इंटू 63xyz माइनस 14y स्क्वायर एक्स। क्लियर। एक और एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताता हूं। सपोज 20x स्क्वायर वाई प्लस 17
वाई स्क्वायर जेड माइनस 18 जेड स्क्वायर वाई। क्लियर? मैं बोलूं कि आप इसको फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज का मतलब क्या आता है? सभी टर्म को उठाना और हर वो टर्म जिस जिस से मिल करके बना हुआ है उसको ब्रेक कर देना। मीन्स जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो 20 और इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई है, तो 20 इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब चाहो तो इस एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स भी लिख सकते हो। इस टर्म को जब हम ब्रेक करेंगे तो 17 आपको दिख रहा है, इन सब के बीच में y है, इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड। क्लियर? 17 को हम और ज़्यादा, जैसे यहाँ 20 को भी हम चाहते हैं तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो 2 इंटू 4, इसको और आगे ब्रेक किया जा सकता है। क्लियर? 17 वाई स्क्वायर है ये हमारा इंटू जेड। अब 17 को तो हम 20 की तरह ब्रेक नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रह जाएगा। ये वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? वाई इंटू वाई, और ये जेड वैसे ही रह जाएगा। फिर अब इस टर्म का अगर फैक्टराइजेशन करना हो तो हमको नंबर क्या दिख रहा है? -18। क्लियर? वेरिएबल क्या दिख रहा है? जेड स्क्वायर, और ये क्या दिख रहा है? वाई। क्लियर? अब इस जेड, जैसे इस -18 को भी हम आगे और फैक्टराइज कर सकते हैं। सिंबल तो उसका जो है वो रहेगा ही आगे, हम केवल 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3। जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इसके यही फैक्टर मिलेंगे। जेड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? जेड इंटू जेड, और ये वाई अपना वैसे ही रह जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट अबाउट द फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? आपको कोई पूछे तो आप बोलोगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हर टर्म जिन जिन से मिल करके बना होता है, जिन जिन क्वांटिटीज या जिन जिन कांस्टेंट और वेरिएबल से मिल करके बनाता है। देखो सभी कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग कर दिए, 14 अलग, वाई स्क्वायर अलग, 63 अलग, एक्स अलग, वाई अलग, जेड। जिस जिस वेरिएबल और कांस्टेंट से मिल करके बना हुआ है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको अलग अलग कर देना ही क्या कहलाता है? उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। क्लियर? नाउ अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। So now students, moving next forward, we will discuss about the like and unlike terms। ये like and unlike terms क्या होते हैं? Students, this topic is very important for you because आप आगे के क्लासेस में या जितने भी आगे के टॉपिक पढ़ोगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसमें ये लाइक और अनलाइक टर्म का इतना यूज है जिसको आप सोच नहीं सकते हो। जैसे कि बिना ABCD पढ़े हुए आप वर्ड नहीं लिख सकते हो, बिना आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़े हुए आप सेंटेंस नहीं बना सकते। उसी तरीके से लाइक और अनलाइक टर्म का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप एडिशन सब्सट्रैक्शन करना भूल जाओ। क्लियर? सो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज लाइक एंड व्हाट इज अनलाइक टर्म? सपोज हियर आई एम राइटिंग एन एक्सप्रेशन 4y स्क्वायर प्लस 81x yz माइनस 93 वाई स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 83 वाई जेड प्लस 19 एक्स वाई जेड। हियर आई हैव रिटन एन एक्सप्रेशन। एक मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन आपको दिख रहा होगा। अगर मैं पूछूँ आप यहाँ पर टर्म कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, जहाँ भी प्लस माइनस दिखे उसके बाद से नेक्स्ट टर्म। ये हमारा सेकेंड टर्म, दिस इज आवर थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 टर्म है इसमें। अब मैं आपसे बोलूं कि लाइक और अनलाइक टर्म, तो देखो लाइक का क्या मतलब होता है? जो वेरिएबल आप टर्म को देखो, और हमेशा लाइक और अनलाइक कौन होते हैं? जैसे कि अगर आपका हम कंपैरिजन किसी चीज़ का कंपैरिजन किसी के साथ ही तो करेंगे, हम अपना कंपैरिजन अपने खुद से तो नहीं कर सकते हैं ना। आप अगर कंपेयर करना होगा तो आप क्या करोगे कि देखो सर जो है ना, एक बंदर देखे थे, सर का चेहरा उस बंदर की तरह दिखता है। आप या तो मेरा कंपैरिजन अच्छे के साथ करोगे या तो बुरे के साथ, लेकिन कोई मेरे सामने होगा कंपेयर आप उसी के साथ करोगे। किसी का कंपेयर उस इंसान से खुद नहीं किया जा सकता, या किसी चीज़ का भी। जैसे कि ये मार्कर तुझसे वैसा ही है जैसे कि
मैंने वहां पर देखा था, मतलब इस मार्कर का कंपेयर किसी और मार्कर के साथ, मतलब किसी भी चीज का कंपेयर दूसरे चीज के साथ किया जाता है। उसी तरीके से आप लाइक और अनलाइक में कैसे डिसाइड करते हैं, आप क्या करोगे कि टर्म्स को देखोगे, और टर्म को देखते समय हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल इस टर्म में है वही वेरिएबल अगर कहीं दूसरे टर्म में भी है तो वो दोनों वेरिएबल आपस में क्या होंगे, लाइक होंगे। मैंने क्या बताया, जो वेरिएबल एक टर्म में है वही वेरिएबल दूसरे टर्म में भी होना चाहिए, ना ही कोई वेरिएबल ज्यादा ना ही कोई वेरिएबल कम, बिल्कुल कम ज्यादा नहीं। जो वेरिएबल यहाँ वही वेरिएबल वहां, तभी आप कहोगे कि वो लाइक टर्म है, अदरवाइज दे आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। नाउ कैसे हम करते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझो। जैसे मैं फर्स्ट टर्म ये देखूं 4y², तो यहाँ पर कोफिशिएंट मैंने आपको पहचानना बताया कि कौन वेरिएबल के आगे जो होता है वो सब कोफिशिएंट होते हैं। तो यहाँ पर कोफिशिएंट 4 है, वेरिएबल क्या है y²। अब आप देखो कि y² और कहाँ है, जैसे कि मैं थोड़ा इसको चेंज कर दूं, y² और कहाँ पर है, तो देखो y² यहाँ है और आपको यहाँ पर भी y² दिख रहा होगा। और y² बोलोगे सर y² तो हमें यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ देखो y² के अलावा x और z भी तो दिख रहा है, तो वो नहीं, जो यहाँ है वही दूसरे में भी होना चाहिए, ना ही थोड़ा सा भी कम ना ही थोड़ा सा भी ज़्यादा। मतलब ये नहीं कि चलिए सर x ही तो ज़्यादा है, x z ही तो ज़्यादा है लेकिन y² तो ऐसा नहीं करना है। जो वेरिएबल यहाँ वही वहाँ होना चाहिए। तो यहाँ देखो y² है और यहाँ भी y² है, सो दीज आर लाइक टर्म्स, ये दोनों आपस में क्या है, लाइक टर्म है। क्लियर। नाउ सेकेंड टर्म में देखो, यहाँ पर 81, ये तो हमारा कोफिशिएंट हो गया, और यहाँ पर हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, एक्स वाई जेड। तो अब आप देखो कि एक्स वाई जेड और कहाँ है, तो देखो एक्स वाई जेड इसमें तो है नहीं, एक्स वाई जेड इसमें है नहीं, इसमें केवल वाई जेड है। यहाँ पर एक्स वाई जेड तो है, लेकिन आप देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो, एक्स वाई² जेड है, मीन्स एक्स वाई जेड का क्या मतलब हो गया, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। यहाँ पर एक्स इंटू वाई इंटू जेड है और यहाँ पर एक्स इंटू वाई² है, मतलब वाई 2 बार है। तो देखो एक्स है वाई है जेड है, एक्स है वाई है जेड है, लेकिन एक वाई यहाँ एक्स्ट्रा भी आ जा रहा है, जिस वजह से इसके जैसा कोई भी टर्म नहीं है, मतलब इसका लाइक टर्म इस एक्सप्रेशन में इसका लाइक कोई भी नहीं है। क्लियर। नाउ अब इसको हम लोगों ने देख लिया, ये हो ही चुका है, ये दोनों आपस में लाइक है। नाउ अब इसको देखते हैं, यहां पर क्या है, x² है। क्लियर। यहां पर x² है और आगे कहीं और x² आपको दिख रहा है, नहीं है, मीन्स इसका भी लाइक कोई नहीं है। फिर आगे देखो ये yz है और आगे कहीं आपको yz दिख रहा है, आप बोलोगे सर कहीं नहीं है इसमें yz, मीन्स इसका भी लाइक कोई नहीं है। मीन्स इस पूरे एक्सप्रेशन में केवल ये टर्म और ये टर्म क्या है, आपस में लाइक है। सिंबल के साथ लाइक और अनलाइक देखना होता है। ये पूरा +4y² है और ये पूरा -93y² है, ये दोनों आपस में लाइक हैं क्योंकि जो वेरिएबल यहाँ है वही वेरिएबल आपको वहां पर भी दिखाई दे रहे हैं। क्लियर। नाउ इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी हियर 63 x² + 48 xyz minus 63 x² + 81 yz + 43 xyz minus 72 yz. Now see here, how many terms we have, 1 2 1 2 3 4 5 6 टर्म है टोटल। अब हमें देखना है कि लाइक टर्म, तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट को भूल जाना है, केवल वेरिएबल देखना है। यहाँ वेरिएबल क्या है, x² है। तो अब आप देखो x², केवल x² वाला कहीं और आपको दिख रहा है, तो देखो केवल यहाँ पर तो एक्स वाई जेड है, यहाँ वाई जेड है, यहाँ x² है। क्लियर।
यहाँ वाई जेड है, यहाँ एक्स वाई जेड है और यहाँ भी केवल एक्स स्क्वायर है। मीन्स ये टर्म, दिस टर्म, दिस टर्म एंड दिस टर्म आर लाइक टू ईच अदर। ये तीनों टर्म आपस में क्या है, लाइक है, क्योंकि जो वेरिएबल यहाँ है दैट इज एक्स स्क्वायर, वही वेरिएबल यहाँ पर भी है एक्स स्क्वायर, और वही वेरिएबल यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर। कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है या किसी भी बात की कमी भी नहीं है, ना तो यहाँ ज़्यादा है ना तो यहाँ कम है। जो इसमें है वही इसमें भी, वही इसमें भी है, इसलिए दीज आर लाइक टर्म्स। सिमिलरली अब देखो 48 एक्स वाई जेड, यहाँ एक्स वाई जेड है और यहाँ वाई जेड है, मीन्स एक्स नहीं है। और यहाँ देखो 43 एक्स वाई जेड यहाँ पर भी है, मीन्स ये और ये प्लस 48 एक्स वाई जेड और प्लस 43 एक्स वाई जेड, ये आपस में क्या है, लाइक टर्म है। फिर हमारा एक टर्म और बच गया 81 वाई जेड, और इनके वाई जेड वाला कोई नहीं है, मीन्स इसका लाइक कोई नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, सर ये दोनों आपस में लाइक हैं और ये दोनों आपस में लाइक हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ कि क्या 63 एक्स स्क्वायर और 48 एक्स वाई जेड ये आपस में लाइक है? तो नहीं। जो इसमें है क्या वो इसमें है? नहीं। ये दोनों आपस में लाइक नहीं है, इसके लाइक ये है और इस वाले के लाइक ये है। लेकिन अगर मैं इनका कंपेयर इसके साथ कर दूं तो ये दोनों आपस में लाइक नहीं है। लाइक क्या होते हैं, जो टर्म, जो वेरिएबल इसमें हो वही वेरिएबल उसमें भी होने चाहिए। क्लियर? एक और एग्जांपल हम लेकर के समझते हैं। 16 एक्स वाई जेड प्लस 43 वाई स्क्वायर एक्स माइनस 18 वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई माइनस 21 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 43 एक्स वाई जेड एक्स। क्लियर? नाउ लेट्स सी हियर हाउ मैनी टर्म्स इज देयर, 1 2 3 4 and 5, टोटल 5 टर्म्स वी हैव। क्लियर? अब देखना यह है कि इसके लाइक कौन है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, x इंटू वाई इंटू जेड। तो अब आप बस आपको ये समझना है। इसको समझने से पहले मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिखा, बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे आपके सामने 2 इंटू 3 इंटू 4 लिखा हुआ है, तो 2 3 जा 6 4 जा 12, सॉरी 2 3 जा 6 4 जा 24। क्लियर? या मैं ये कर दूं, पहले 3 लिख दूं, बाद में 2 लिख दूं, फिर 4 और फिर उनका मल्टीप्लाई करूं, 3 2 जा 6 4 जा 24। या मैं पहले ये कर दूं कि पहले 4 लिख दूं, फिर 2 लिख दूं, फिर 3, 4 2 जा 8 3 जा 24। आप यहां से एक देख रहे हो कि अगर 3 नंबर हैं, 3 क्या चाहे जितने भी नंबर हो और उनका मल्टीप्लाई हो, किसी को भी हम इधर उधर कर दें, रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मीन्स अगर हमारे पास 3 4 नंबर हैं और उनका मल्टीप्लाई किया गया है तो हम किसी भी नंबर को पहले किसी भी नंबर को बाद में लिख सकते हैं, ओवरऑल रिजल्ट जो है हमारा सेम आता है। हाँ, बस ये ध्यान रखना कि कोई नया नहीं है। जैसे यहाँ पर 2 3 4 है तो अब ये नहीं करना है कि 2 3 यहाँ 5 लिख देना है, 2 3 तब क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 5 जा 30, तब देखो 30 आने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने नंबर ही चेंज कर दिया ना। नंबर चेंज नहीं करना है, जो नंबर हैं नंबर वही रखने, बस उनकी पोजीशन चेंज कर दें तो मल्टीप्लाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ ध्यान में रखते हो। देखो 16 यहाँ पर एक्स वाई जेड है और कोई सिंबल नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई किया गया है। फिर यहाँ पर तो वाई स्क्वायर एक्स, वाई 2 बार हो गया, जबकि इसमें वाई के पावर कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है और उसके केवल वाई लिखा हुआ है, मतलब इसके पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ वाई के पावर 2 है, ये नहीं हो सकता। अब यहाँ देखो जेड एक्स वाई, इनके बीच में मल्टीप्लाई है और मैंने अभी आपको समझाया यहाँ पर भी एक्स वाई जेड का ही मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ पर भी जेड है, एक्स है, वाई है, उन्हीं का मल्टीप्लाई किया गया है, बस ऑर्डर इधर उधर है। फिर यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर, वाई 2 बार होगा, ये नहीं हो सकता। फिर यहाँ देखो वाई जेड एक्स, मीन्स एक्स वाई जेड ही है, बस जगह चेंज कर दिया गया। मीन्स ये सभी टर्म और ये सभी टर्म आपस में क्या लाइक है, क्योंकि जो वेरिएबल्स यहाँ हैं वही यहाँ पर भी हैं और वही यहाँ पर भी है। क्लियर? नाउ अब हमारा ये बच गया 43 वाई स्क्वायर एक्स और एक ये बचा हुआ है एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ देखो वाई स्क्वायर और एक्स है, मीन्स इनके बीच में कौन सा सिंबल है, मल्टीप्लाई। और यहाँ क्या है, एक्स
वाई स्क्वायर मीन्स अगर हम इसको ब्रेक करें तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आप देखो वाई स्क्वायर पहले एक्स बाद में और यहाँ एक्स पहले वाई स्क्वायर बाद में, मीन्स जो वेरिएबल यहाँ है वही वेरिएबल यहाँ, बस उनके प्लेस को चेंज किया गया है। मीन्स ये दोनों आपस में लाइक टर्म है। क्लियर? सो ये जो सर्किल वाले हैं ये तीनों आपस में लाइक हैं और ये दोनों आपस में लाइक हैं। क्लियर? सो ये था हमारा लाइक एंड अनलाइक टर्म का कॉन्सेप्ट। आई होप कि जितने भी बेसिक्स होते हैं वो सब मैंने आपको समझा दिए। अब इसके अलावा अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और टाइप का डिसाइड टर्म के बेसिस पर ही होता है। और मैंने टर्म कैसे डिसाइड करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। सो अब हमारे लिए टाइप डिसाइड करना इजी होगा। फिर टाइप डिसाइड करना सीखने के बाद उसमें कुछ एक्सपोनेंट के लॉज होते हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं लॉज का यूज करके ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर? सो तब तक के लिए आप इन सारे वीडियो को देखिए, अपने बेसिक्स को क्लियर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।